प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए अंतिम वर्ष इतिहास के प्रथम प्रश्न के अंतर्गत अंग्रेजी शासन के पहली शताब्दी में हुए प्रमुख विद्रोहों के विषय में चर्चा करेंगे। 1757 ईस्वी की प्लासी विजय के बाद कलकत्ता में अंग्रेजों का आधार पर्याप्त सुदृढ़ हो गया। उनके लिए गंगा घाटी तथा दोआब पर सैनिक नियंत्रण रखना सरल हो गया। फिर भी इस क्षेत्र में अंग्रेजों का तीव्र विरोध हुआ। गंगा घाटी तथा दोआब के विद्रोहों के अंतर्गत 1778 ईस्वी में जब वॉरेन हेस्टिंग्स ने बनारस के राजा चेत सिंह अधिक कर की मांग की, तब राजा चेत सिंह ने इसका विरोध किया। 1781 में जब वॉरेन हेस्टिंग्स ने चेत सिंह को बंदी बनाने का प्रयास किया, तब चेत सिंह के सैनिकों और अधिकारियों ने उसकी रक्षा की तो उसे भाग निकलने में सहायता दी। 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली ने अवध के नवाब वजीर अली को उसके चाचा साहिब अली के पक्ष में गद्दी त्यागने के लिए कहा। तब वजीर अली ने ब्रिटिश रेजिडेंट पर हमला करके उसकी हत्या कर दी, स्वयं भूमिगत हो गया। 1801 में उसने अपनी छठी सेना के साथ गोरखपुर में ब्रिटिश सेना से मुकाबला किया, यद्यपि उसे बंदी बना लिया गया। 1769-70 का सन्यासी विद्रोह बंगाल में हुआ। बंगाल में भीषण अकाल पड़ने पर लोगों ने इस अकाल के लिए कंपनी की नीतियों को दोषी माना। इसलिए शंकराचार्य के अनुयायियों और गिरि संप्रदाय के सन्यासियों ने जनसाधारण से मिलकर कंपनी की कोठियों तथा खजानों पर आक्रमण किए। यह आंदोलन 10 वर्ष तक लगभग 1780 ईस्वी तक चला। वॉरेन हेस्टिंग्स ने इसे मजबूती से कुचल दिया। मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी विद्रोह के अंतर्गत मैसूर के शासक टीपू सुल्तान और मद्रास प्रेसिडेंसी के अध्ययनों के बीच दक्षिण भारत में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए संघर्ष हुआ। इस संघर्ष में जो भी विजयी होता उसे पूर्वी घाट के सेनापतियों, जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य के अंतिम वर्षों में घाट के जंगलों तथा पहाड़ियों में अपना स्वतंत्र अस्तित्व बना लिया था, को नियंत्रण में रखना होता था। 1799 ईस्वी से 1801 ईस्वी की अवधि में अंग्रेजों को एक साथ कई मोर्चों पर युद्ध करना पड़ा। इस युद्ध में रामनाथपुरम, तिरुनेलवेली, डिंडिगल, कन्नड़ और मैसूर की सेनाओं ने अंग्रेजों से लोहा लिया। वे लोग इस संग्राम के माध्यम से भारत को अंग्रेजों से मुक्त कराकर उन्हें वापस समुद्र में धकेल देना चाहते थे, जिससे वो लोग आए थे। 1792 से 98 की अवधि में मलाबार के शासकों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध विद्रोह किया, किंतु अंततः वे पराजित हुए। 1805 ईस्वी में त्रावणकोर को अंग्रेजों ने अपना सहायक राज्य बना लिया। 1817 ईस्वी मध्य भारत में अंग्रेजों ने मराठों को परास्त करने के बाद सागर दोहों पर अधिकार कर लिया। 1842 ईस्वी में जब अंग्रेजों के अफगानिस्तान में पराजय हुई, तब इन ठाकुरों ने उत्साहित विद्रोह का झंडा बुलंद किया, लेकिन यह विद्रोह अधिक देर तक टिक नहीं सका। राजपूताना के विद्रोह के अंतर्गत 1803 से 5 की अवधि में भरतपुर, अलवर, जोधपुर आदि राज्यों ने ईस्ट इंडिया कंपनियों के साथ सहायक संधियां की। भरतपुर ने लेग के विरुद्ध होलकर को सहायता दी। लेकिन 1817-18 ईस्वी में नए सिरे से की गई अधीनस्थ सहायक संधियों के अंतर्गत जयपुर में जब अंग्रेजों ने राजमाता को प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया, तो जयपुर में कप्तान ब्लैक की हत्या कर दी गई। कोटा में अंग्रेजों ने महाराव किशोर सिंह के विरुद्ध फौजदार जालिम सिंह और उसके अधिकारियों के दावों का समर्थन किया। इससे हाड़ा राजपूतों ने अपने राजा किशोर सिंह के पक्ष में अंग्रेजों के विरुद्ध शस्त्र उठा लिए। अंत में हाड़ा राजपूत पराजित हो गए। आधुनिक उड़ीसा के सुदूर उत्तरी भाग में स्थित मिदनापुर के जंगलों में अंग्रेजों और किसानों के बीच कई संघर्ष हुए। 1799 ईस्वी में मिदनापुर में राजस्व वसूली में रियायत नहीं देने से बड़ा विद्रोह हुआ। 1870 से 1903 तक भागलपुर से लेकर राजमहल की पहाड़ियों तक फैले हुए तराई क्षेत्र में कई विद्रोह हुए। ब्रह्मपुत्र घाटी के विद्रोहों के अंतर्गत यहाँ की हिंदू मुसलमान रैयत ने 1783 ईस्वी में लगान वसूली का ठेकेदार और उसके एजेंटों के विरुद्ध विद्रोह किया। 1824 ईस्वी में रंगपुर के दक्षिण में वैमन सिंह इलाके में किसानों का विद्रोह भड़क उठा। इसे जमींदार और प्रजा के बीच का विद्रोह कहा जाता है। 1820 ईस्वी से जमींदारों ने हाथीखेड़ा में बेगार को अनिवार्य कर दिया। किसानों ने बेगार करने से मना कर दिया। इस विद्रोह को हाथीखेड़ा का विद्रोह कहा जाता है। किसानों ने टीपू नामक फकीर को अपना नेता बनाया। टीपू के पिता स्वर्गीय करमशाह के कुछ हिंदू व कुछ मुसलमान अनुयायी थे। वे लोग अपने आप को पागलपंथी कहते थे, तो यह पागलपंथियों का विद्रोह कहलाया। 1825 ईस्वी में किसानों ने जमींदारों के मकानों पर आक्रमण किया।
दोनों पक्षों में घमासान युद्ध हुआ, किंतु वर्मा के समाप्त होते ही सड़क का निर्माण रुक गया और विद्रोह को दबा दिया गया। प्रथम बर्मा युद्ध के समय कंपनी ने अहोम होकर अपनी सेना भेजी। युद्ध के बाद अंग्रेजों ने चालाकी से अहोम प्रदेश पर अधिकार करना चाहा। इस 1828 ईस्वी में अहोम लोगों ने गोमधर कुंवर को अपना राजा घोषित कर रंगपुर चढ़ाई करने की योजना बनाई, किंतु सरकार ने इसे विफल कर दिया। 1830 और 1833 में पुनः विद्रोह हुए। खासी विद्रोह 1829 से 32 में खासियों के राजा तीरथ सिंह के नेतृत्व में आरंभ हुआ। उसमें खासी, गारो, खामटी और सिंह पोगों लोग शामिल थे। तमिल के कल्लारों का विद्रोह 1799 से 1801 के बीच में हुआ। पायकों का विद्रोह उड़ीसा की तटीय पहाड़ियों में खुर्द क्षेत्र के पायकों द्वारा 1817 में किया गया। आंध्र में गंजम, विशाखापट्टनम और गोदावरी जिले के पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले मुक्तादारों ने विद्रोह किया। 1844 में जब कोल्हापुर का नगर का शासन संभालने के नए अधिकारी की नियुक्ति की गई, तब वहाँ के किलेदारों ने उसका विद्रोह किया। विभिन्न आर्थिक कारणों से हुए विद्रोहों के अंतर्गत 1783 से 1900 तक ग्रामीण क्षेत्रों में 110 उपद्रव हुए। इनमें कई बड़े विद्रोहों के रूप में परिणत हुए। इनके पीछे जो शिकायतें थी उनका संबंध भू राजस्व व्यवस्था, राजस्व की वसूली में बढ़ती की कठोरता और अनाज की बिक्री को नियमित कर देने से मना कर देने से था। 1844 में, 1848 में बड़े विद्रोह हुए। 1810-11 ईस्वी में बनारस में गृह कर के विरोध में विरोध प्रदर्शन हुए। अफीम तथा नील किसानों के विद्रोह के अंतर्गत शरीयतुल्लाह के पुत्र दुदू मियाँ ने किसानों को विद्रोह के लिए संगठित किया। उसने बारसाल, जैसोर, पाबना, मालदा, ढाका में खलीफा नियुक्त कर दिए। उसने किसानों को अपनी स्वयं की पंचायतें गठित करने के लिए उकसाया। 1831 में कलकत्ता के निकट बारीसाल में टीटू मीर ने किसानों को विद्रोह के लिए संगठित किया। बारसाल विद्रोह जमींदारों द्वारा लगाए गए दाढ़ी कर और अंग्रेजी शासन के विरुद्ध था। 1837 में फिर से विद्रोह हुए। 1843 और 47 ईस्वी में भी बंगाल में विद्रोह हुए। 1861 में एक बड़ा विद्रोह हुआ। इस विद्रोह का प्रचार दीनबंधु मित्रा द्वारा लिखा गया नाटक नील दर्पण द्वारा हुआ। सांप्रदायिक कारणों से हुए विद्रोहों के अंतर्गत 1766 और 1791 में जब मलाबार पर हैदर अली टीपू सुल्तान का शासन था, तब मलाबार के हिंदू जमींदार, जिन्हें जम्मी कहा जाता था, मुसलमानों के हमलों से तंग आकर दक्षिण की ओर भाग गए। 1796 में जब यह क्षेत्र अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गया, तब उन्होंने वापस अपनी जमीन पर अधिकार कर लिया। 1836-1840 के मध्य जम्मियों पर 16 बड़े आक्रमण हुए। 1840 में यह विद्रोह चरम पर पहुंच गया। जिन लोगों ने इन हमलों में भाग लिया, उनसे अधिकांश लोग सैयद अली और उसके पुत्र सैयद फजल से प्रभावित होने के कारण धार्मिक उन्माद से ग्रस्त थे। 1851 में मोपलाओं का पुनः विद्रोह हुआ। 1854 में अंग्रेजों ने अधिकारियों विरुद्ध कठोर कानून बनाए। धार्मिक और सामाजिक कारणों से विद्रोहों के अंतर्गत 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दी गई। 1854 के बाद जब गैर ईसाई निजी स्कूलों को अनुदान देने का निर्णय लिया गया, तब ईसाई मिशनरी स्कूलों को भी सरकारी अनुदान दिया जाने लगा। 1856 में एक कानून द्वारा विधवा विवाह की अनुमति दे दी गई। जब ब्रह्मा मैरिजेज एक्ट और सहवास वय अधिनियम पारित किए गए, तब मध्यम वर्ग के भारतीयों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन करके याचिका देकर विरोध किया। विरोध प्रदर्शन करने वाले भी समाचार पत्रों के प्रभाव से समाज सुधारों के पक्ष में थे, किंतु वे नहीं चाहते थे कि ब्रिटिश सरकार कानून बनाकर सुधारों को लागू करे। 1837-38 ईस्वी जब अंग्रेजी को सरकारी भाषा बनाया गया, तब हजारों मुसलमानों ने इसका विरोध किया। उपयुक्त तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि ब्रिटिश शासन की पहली शताब्दी में भारत के विभिन्न भागों में अलग कारणों से विद्रोह हुए, किंतु उनके मूल में कुछ कारण बिल्कुल स्पष्ट एवं एक से थे। जैसे अंग्रेजों की नई प्रशासनिक व्यवस्था के कारण लोगों को उनके परंपरागत कामों से हटाया जा रहा था, भू राजस्व में वृद्धि करके किसानों से जमीनें छीनी जा रही थी। अधिकांश विद्रोह उस स्थिति में हुए जिनमें अकाल की स्थिति होने पर भी राजस्व में छूट नहीं दी गई थी और राजस्व वसूली में पूरी सख्ती बरती गई थी। 1857 ईस्वी तक आते आते समाज का कोई ऐसा वर्ग नहीं था जिसमें ब्रिटिश शासन के विरुद्ध असंतोष की भावना न हो। यही कारण है कि 1857 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध व्यापक क्रांति हुई। धन्यवाद।